हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 11th के सारे चैप्टर को हम लोग पावर शॉट करने वाले हैं, कर रहे हैं। 40-50 मिनट में पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं। ऑलरेडी सम बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन कर चुके हैं और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। भैया टू दी पॉइंट बातें की गई हैं, बढ़िया से नोट्स का यूज किया गया है, मजा आ जाएगा पढ़ के। इसके बाद क्वेश्चंस लगा लेना। और अगर आप बोलोगे कि सर एक डिटेल वन शॉट करा दो, तो भैया डिटेल वन शॉट करा देंगे। जितने ज्यादा बच्चे बोलेंगे डिटेल वन शॉट के लिए, वो करा दिया जाएगा। और आपके भारत सर की बढ़िया सी बुक है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए भी, का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओसवाल बुक्स के साथ बनाई गई है, आप लोग उसको बाय कर लीजिए, बढ़िया तैयारी हो ही जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। यस, वीडियो आपने पूरी देखनी है, शिद्दत से देखनी है, नोट साथ में रख लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहली बात यह है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। अच्छा, इसको हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, क्या क्या होता है। फिर हम लोग थोड़ा नोमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे। फिर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे एंड देन हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो 11th और 12th में आपके काम आने वाले हैं। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जैसे कार्बन है ना। कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होने को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव का मतलब होता है कुछ पंगा लेके, यहाँ पर आपने Cl लगा दिया, किसी और कार्बन पे मान लो आपने Br लगा दिया, किसी और कार्बन पे कुछ भी ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये सब क्या होते हैं? डेरिवेटिव। कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा या कोई और चीज लगी होगी, तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना एक वाइटल सी फोर्स होती है, बहुत जरूरी सी फोर्स होती है ना। वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर तुम्हें पता ही है साइंटिस्टों का, एक ने एक बात बोल दी, दूसरा अगली बात पे लग जाएगा। ऐसे कैसे हम करेंगे? सो गलत प्रूफ, गलती इस बात पे है। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एफ वॉलर। उन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं है कि वाइटल फोर्स वगैरह का कोई फंडा नहीं है यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं। और उन्होंने एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड पकड़ा, अमोनियम साइनेट। इसको गर्म किया और ये यूरिया बन गया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और उसके बाद देखा गया कि नहीं यार, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना, बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब देखो यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम स्टडी करते हैं मेनली कार्बन की, है ना। कार्बन की ही केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। अब कार्बन ने ना मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रखे हैं। तो कार्बन के पास कुछ तो शक्तियां होंगी जिसकी वजह से उसने मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाए हैं। तो उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली शक्ति होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद आइडेंटिकल एटम। कोई एटम खुद के साथ ही जुड़ने लगे, वो कहते हैं ना मैं तो खुद की फेवरेट हूँ। तो कार्बन के साथ है, कार्बन खुद का सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, कार्बन बहुत पसंद करता है, खुद के साथ जुड़ता चला जाता है। और दूसरा बड़ा रीजन है इसका टेट्रावैलेंसी। क्या होती है टेट्रावैलेंसी? कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड विद इट्स नेबरिंग एटम। देखिए कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन करूंगा 2 4। अब 4 एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने बनते, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने बनते। तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना बनता है। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है ना, तो यहाँ पर इसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। अगर कोई पूछे कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड कैसे बनाता है, दो रीजन है। पहला है कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक कार्बन ने अगर आपके एक कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, अगर आपके एक कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और पाई बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं, है ना। और एस कैरेक्टर कितना होगा? 25%। सर ये एस कैरेक्टर आपने कैसे निकाल लिया? sp3 है ना, 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल एस का है, टोटल 4 ऑर्बिटल है। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। अगर आपके एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इधर कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं। यहाँ पे कितने सिग्मा है? ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, तो यहाँ पे हो गए 3 सिग्मा। 3 सिग्मा है एंड 1 बॉन्ड जो है पाई है। सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है। तो सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। इसको कहा जाता है ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे 120 डिग्री। और एस कैरेक्टर कितना होगा भैया? sp2। हाइब्रिडाइजेशन है, 3 ऑर्बिटल है, 3 में से एक ऑर्बिटल एस का है, 3 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल एस का होगा। परसेंटेज निकालनी है इनटू में 100, तो एक कितना आ जाएगा? 33.3%। अब आप लोग निकालोगे, अगर एक कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है भाई, तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड हो गए हैं सिग्मा और 2 बॉन्ड हो गए हैं पाई। हाइब्रिडाइजेशन आपको सिग्मा बॉन्ड से पता चलती है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। याद रखना, ज्योमेट्री होगी लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, पाई बॉन्ड 2 है। और यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है? 50%। बहुत फर्क पड़ता है एस कैरेक्टर से। अब यहाँ से अगर मैं आपसे 2 3 क्वेश्चन पूछ लूँ नन्हे मुन्ने, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH C, ट्रिपल बॉन्ड C H, डबल बॉन्ड C H2,
अगर मैं आपसे इन हर एक की हाइब्रिडाइजेशन पूछूं भाई, हाइब्रिडाइजेशन होती है सिग्मा बॉन्ड पे, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp। फिर इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बना रखा है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2। इस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडेशन sp। इस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, इसकी हाइब्रिडेशन sp। पता है ना ट्रिपल बॉन्ड कैसे, इधर उधर गेड़िया मारोगे। तो इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है और ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो आप कह सकते हो कि इसकी हाइब्रिडेशन sp है। आगे मूव करो, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। अब मैक्सिमम बच्चे हैंग होते हैं यहाँ पे कि सर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना वो होती है sp2। यस यू आर राइट, बट इसने दो तरफ डबल बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसके पास ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो इसके पास दो सिग्मा बॉन्ड है। और जब दो सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मेरे भाई, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे sp। और लास्ट वाले ने सिर्फ डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना। आगे मूव करते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे कार्बन लो, उसको प्रॉपरली दिखाओ। जैसे कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 है ना। मैं हर एक बॉन्ड को ऐसे ओपन करके दिखा दूं। जैसे 2 कार्बन ले लो या 3 कार्बन ले लो, ठीक है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, एक बॉन्ड हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हर जगह पे आपने क्या लगा दिया, हर जगह पे आपने लगा दिया है हाइड्रोजन। तो जब आप एक एक बॉन्ड को खोल के दिखाते हो, एक एक एटम को बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे आप इथेन को देखो, इथीन को देखो, इथाइन को देख लो, है ना, इथेनॉल। एक आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में आप कोशिश करते हो कि जितना पास लेके जा सकते हो ना, कंडेंस का मतलब होता है निचोड़ देना, उनको पास पास ले आना। जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, ये है इथेन। इथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH3, और चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, है ना। इथेन को कैसे लिखा जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H को जोड़ के लिख दिया। इथाइन को कैसे लिखा जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको अगर मैं जोड़ के लिखना चाहूँ CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और इधर आ जाएगा बेटा OH। क्लियर है, ये हमारे पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है कि आप पूरे मॉलिक्यूल को बॉन्ड और लाइन की हेल्प से दिखाते हो। जैसे कि इधर ध्यान दो, जैसे कि मैंने आपको बोला ऐसे है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास ब्यूटेन है। आपने इसको लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4 है ना, तो ये 1 2, वेरी बैड, तो ये हो गया 1 2 3, और इस तरह से इसमें कितने कार्बन है, 4। अब इसको बनाना है, जैसे नेक्स्ट वाले को देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और थर्ड पोजीशन पर नीचे एक कार्बन है, तो एक कार्बन को ऐसे लिख के दिखाते हैं। इसमें अपना हाइड्रोजन कार्बन नहीं दिखाते हो, कुछ और आइटम है तो उसको दिखा देते हो। इन बॉन्ड लाइन का मतलब ये होता है कि कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर पूरे हो चुके हैं, जितने की भी जरूरत थी हमने एडजस्ट कर दिए हैं। इधर आ जाओ, जैसे ये है CH2 CH2 CH2, है ना, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे CH2 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 C डबल O बॉन्ड C डबल O H है, तो 3 कार्बन है ना, 1 2 3, 3 तो ऐसे हो गई, है ना। और जो फोर्थ कार्बन होगा, फोर्थ कार्बन को कैसे दिखा देंगे, ऐसे, ये फोर्थ कार्बन हो गया, और फिर इधर दिखाओगे डबल बॉन्ड O, एंड इधर आ जाएगा ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये फोर्थ कार्बन, उसका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इधर लग गया OH। इधर आ जाओ, ये कार्बन 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 Br, तो ये कैसे होएगा 2 3 4, और सेकंड पोजीशन पे Br है ना, तो इधर लगा दिया आपने। कोशिश करना ये कर्व सा जिस तरफ उठ रहा हो या जिस तरफ डाउन जा रहा हो ना, उस तरफ ही लगाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ पर मैं बॉन्ड लगाता हूँ, ये जो लाइन्स होती है ना, ये होती है ऑन दी प्लेन, जैसे इस कागज पे लगा दी मैंने। एक होती है सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन का मतलब होता है टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, वेरी गुड। मतलब जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो ना, ये आपकी तरफ आ रहा होगा बॉन्ड, ऐसे करते हैं ना वो, जो भी है, मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, और एक होती है डैश्ड वेज, ये होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये आपसे दूर जा रहा होता है बॉन्ड, इसमें यही है। जो डैश्ड वेज है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, जो सॉलिड लाइन होती है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, और ये जो दो बॉन्ड है ये ऑन दी प्लेन है। आगे मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना है तो मेनली दो तरह के होते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को असाइक्लिक, एलिफेटिक, और क्लोज चेन को साइक्लिक बोल सकते हैं। जैसे कि ये चेन हमारे पास ओपन है, और अगर मैं बात करूं ये चेन हमारे पास क्लोज है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना यार, काम आएगी, क्या, चीकू नहीं उसका हब्बी, चीकू नहीं उसका हब्बी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1, हैलोजन
एक बॉन्ड बनाता है। आ जाओ इधर, ओपन क्लियर है, कार्बन की चेन ओपन होगी, क्लोज का मतलब कार्बन की चेन बंद होगी। ओपन को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है स्ट्रेट ब्रांच, अगर कार्बन की चेन ऐसे है, ये स्ट्रेट है, और अगर कार्बन की चेन ऐसे है तो ये ब्रांचिंग हो रही है। क्लोज, क्लोज में कई टाइप होते हैं, होमोसाइक्लिक, अगर कार्बन की ही चेन है सिर्फ तो इसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक। अगर कार्बन की चेन में कुछ और आ गया, ठीक है, जैसे इसमें ऑक्सीजन आ जाए, कोई और एटम आ जाए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अच्छा, होमोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक कह लो या एलिफैटिक कह लो, एक ही जैसी बात होती है। जैसे इधर देखो कितने कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन का, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। इसमें 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसे बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन। एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एरोमेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें 2-3 रूल हैं, इसको मैं बहुत डिटेल में भी समझा दूंगा, अभी के लिए ओवरव्यू याद रखो। एरोमेटिक कहा जाता है विच फॉलो हक्कल रूल, जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। अभी हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल रूल का मतलब होता है, पहली बात साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरी बात सारे का सारा sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब सारे में डबल बॉन्ड होने चाहिए हर एक कार्बन के पास, और तीसरी बात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2। एन की वैल्यू कुछ पुट कर दो, मान लो एन की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 × 4 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। बाकी तो इसमें 4 4 ऐड करते जाओ, 2 + 4 6 हो गए, 10 हो गए, 14 हो गए, 18 हो गए, 22 हो गए, कुछ भी अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे बेंजीन एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप बेंजीन को देखो, बेंजीन एक एरोमेटिक सब्सटेंस होता है, कैसे, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो गया, हर एक कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर हो गई। और पाई बॉन्ड कितने हो गए, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, 1 2 3। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, 6 यहाँ पे लाई करता है कि नहीं, इनमें से कोई भी अगर आ रहा है तो आप इसको बोल सकते हो कि यार ये तो एरोमेटिक है। इस तरह से हम सिंपली इनको क्लासिफाई कर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर, नामकरण करना है। जैसे मैंने बोला मिस्टर विराट कोहली, ये एक नाम है, अब नाम से कुछ पहले लगा है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, नाम के कुछ बाद लगा है, इसको बोलते हैं सफिक्स, और जो एक्चुअल में नाम है उसको हम लोग कहते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं भैया, वर्ड रूट बोलते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे पास दो तरह की होती है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और सफिक्स भी हमारे पास दो तरह की होती है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नोमेनक्लेचर में सिर्फ यही ऑर्डर फॉलो करना है, कभी भी कोई भी नाम गलत नहीं होगा। आप देख लेना, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स करनी है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स करनी है, फिर वर्ड रूट करना है, फिर क्या करना है, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए यार। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, इट टेल्स अस अबाउट साइड चेन, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका नाम सबसे पहले कर दो। जैसे किस में आ जाता है आर, एल्काइल, एल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। कार्बन का नंबर जो भी होगा, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से एक ज्यादा होगा। मान के चलो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से एक ज्यादा 3। कार्बन का नंबर अगर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से एक ज्यादा 5। कार्बन का नंबर 4 है, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से एक ज्यादा 9। तो ये होते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, इसको ब्यूटाइल बोलते हैं। इसके बाद एल्कोक्सी, OR, OCH3 को मिथोक्सी, OC2H5 को इथोक्सी बोल देंगे। NO2 है, NO2 हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसको नाइट्रो बोलते हैं। हैलोजन जो होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम कर लिया, फिर आप चेन का टाइप बताते हो। चेन हमारी ओपन हो सकती है, चेन हमारी क्लोज भी हो सकती है। अगर हमारी चेन ओपन है, मान लो इस तरह की चेन है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हमारी चेन क्लोज है तो फर्क पड़ता है, तो उसके नाम के सामने साइक्लो आ जाता है। वर्ड रूट किसके बारे में बताता है, वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर कहीं पर एक कार्बन है मिथ, 2 कार्बन है इत, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डो डेक, इस तरह से होता है। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है बॉन्ड का टाइप कौन सा है। अगर किसी चेन में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन यूज करते हैं, अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एंड सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी सफिक्स, ये हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शन डिसाइड करता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा 10th क्लास में भी, अल्कोहल OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ओल बोलते हैं। अमाइन NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाइन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो उसका सिंपल सा याद रखना, PNA, सिंपल सा रूल है, PNA, ये प्यार नहीं आसान। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन, फिर क्या करते हैं नंबरिंग, फिर क्या करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब पेरेंट चेन का क्या रूल है, अच्छा अगर कभी 2 या 2 से ज्यादा सेम ग्रुप आ जाए, उनको क्या बोल देंगे, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। अब जैसे नाम करना है, नाम करने में सबसे पहला काम क्या होता है भाई, चेन सेलेक्ट करते हैं, तो हमारी चेन ये हो जाएगी, है ना, चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा जी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका नाम करना है हमने 1 2 3, ये हमारी चेन हो गई। सबसे पहले पेरेंट चेन, फिर करते हैं नंबरिंग 1 2 3, नाम पहले होता है सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट 2 पे बाहर की तरह एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं, CH3 को, इट इज नोन एज मिथाइल, 2 मिथाइल, एंड चेन में क्या बोलेंगे, प्रोपेन। इधर आ जाओ, ये हमारे पास चेन हो गई,
अब आप बोलोगे कि सर चेन में तो इधर से भी फायदा है, 2 पे भी कुछ आ रहा है, इधर से भी कुछ फायदा आ रहा है। देखिए अगर सेम पोजीशन पे ग्रुप आ रहे हैं ना, तो आप देखते हो मिनिमम लोकेंट सम रूल, यहाँ पे 2 पे सिर्फ एक ग्रुप मिल रहा है, यहाँ पे 2 पे 2 ग्रुप मिल रहे हैं, तो ज़्यादा फायदा इधर है। ठीक है, तो ये चेन हो गई 1 2 3 4 5। 2 पे बाहर की तरफ एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसे मिथाइल बोलते हैं, 2 पे मिथाइल है एंड 4 पे मिथाइल है। 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल ग्रुप हो गई, तो इसको बोल देंगे 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और चेन में 5 कार्बन है, इसको हम लोग बोल देंगे पेंटेन। एक बार दोबारा से रूल बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। जैसे कि ये चेन है 1 2 3 4 5 6 7, बट इस चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी ये चेन होगी। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। और अगर चेन में डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डबल ट्रिपल बॉन्ड चेन में आने चाहिए। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या रूल है, नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोवेस्ट पोजीशन। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से किधर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से करूँ तो 2 पे आ रहा है सर, बट इधर तो 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, नहीं मैटर नहीं करता, सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आना चाहिए। अगर सेम पोजीशन होती तो अलग रूल है, अगर इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, तो एक अलग फंडा देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एबीसीडी में पहले कौन आ रहा है। अदरवाइज रूल क्या है, जो पहले आए वो बढ़िया। तो बेटा इस साइड से जल्दी आ रहा है ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे बाहर की तरफ है मिथाइल और 5 पे बाहर की तरफ है इथाइल। नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, इन दोनों में से पहले नाम किसका आएगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, जो एबीसीडी में पहले आएगा, तो इसका नाम होगा 5 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है, चेन में 8 कार्बन है, 8 कार्बन को बोल देंगे ऑक्टेन। क्लियर है। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही जैसी पोजीशन पे, जैसे यहाँ से चलो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से चलो 1 2 3 पे आ रहा है, तो दोनों में से किसको फायदा देंगे, तो 2 कार्बन को फायदा देंगे। नहीं भाई, इसमें कार्बन नहीं देखते, इसमें देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम क्या है, इथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आएगा, तो इधर से नंबरिंग कर देंगे। रूल याद रखिए, इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, नंबरिंग शुड बी डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वैसे तो नंबरिंग हमेशा कैसे की जाती है कि जल्दी ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, बट अगर सेम ही पोजीशन पे दो अलग अलग ग्रुप आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। तो 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल, 6 पे एक कार्बन है, 6 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है, चेन में 8 कार्बन को क्या बोल देंगे, ऑक्टेन बोल देंगे। आगे है, इफ टू चेन्स आर इक्वल, चेन इज सिलेक्टेड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो अगर मैं इस चेन में बात करूं, इस चेन में 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन में भी 7 कार्बन है और इस चेन में भी 7 कार्बन है, तो कौन सी चेन को माना जाए। देखो यार, अगर किसी को ना खाता खुलवाना है बैंक में, और दोनों बैंक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, तो कौन सी बैंक में खाता खुलवाना चाहिए, ऑब्वियसली जिसकी ब्रांचेज ज़्यादा हो। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में ना सबसे ज़्यादा मारुति की कार बिकती हैं। रीज़न क्या है, हर 5-6 किलोमीटर पे उनकी डीलरशिप होती है, हर 5-6 किलोमीटर पे उनके सर्विस सेंटर होते हैं। बट अगर कोई बड़ी गाड़ी लेगा तो उसके सर्विस सेंटर उतने ईजिली नहीं मिलते हैं। तो यही है, सिंपल रूल बताता हूँ। अगर दो चेन में, दो या दो से ज़्यादा चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप ये देखना ब्रांचेस किस में ज़्यादा है। इस चेन की अगर मैं बात करता हूँ, ये चेन हो गई, तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच है 1 2 3। अब इन 3 ब्रांचेस का नाम करना है, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं प्रोपाइल। इन दोनों में से किसका नाम सबसे पहले आएगा, इन दोनों में से नाम सबसे पहले आएगा इथाइल का, जो कि 3rd पोजीशन पे है। 3 इथाइल हो गया, फिर 2 मिथाइल और 4 पे प्रोपाइल, और चेन में कितने कार्बन है, 7, तो इसका नाम हो जाएगा 7 को क्या बोल देंगे भाई, 7 को हम लोग बोल देंगे हेप्टेन। क्या बोल देंगे, हेप्टेन। अच्छा, कुछ कॉमन नेम भी होते हैं भाई, कॉमन नेम को याद रखना। कॉमन नेम जैसे CH3 CH इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, जैसे CH3 CH3। देखिए अगर सेकंड लास्ट पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप हो, उसे बोलते हैं आइसो, बाकी इसको तो आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, इसको तो याद ही कर लो, है ना। अगर सेकंड लास्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो, उसको बोलते हैं नियो, और टोटल कार्बन 5 है तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। ये कॉमन नेम्स होते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक कार्बन चेन से लगा हुआ है और वो कार्बन दो तरफ से घिरा हुआ है, इसको बोलेंगे सेक। सेक का मतलब यहाँ पे है सेकेंडरी, ठीक है। और इसमें कार्बन कितने हैं, टोटल 4 कार्बन है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब एक कार्बन चेन पे जुड़ा हुआ है और वो 3 तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे टर्ट। क्या बोलेंगे इसको, टर्ट, और टर्ट ब्यूटाइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, टर्ट ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों बोला सर आपने, क्योंकि 4 कार्बन है। अब जैसे हमने इसका नाम करना है, तो इसका नाम कैसे होगा बेटा, ये चेन हो गई, नो डाउट ये हमारे पास चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे अगर आप बाहर की तरफ देखो, ये कैसा ग्रुप है, CH3 CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। 4 पे आइसोप्रोपाइल है और चेन में कितने कार्बन है, 7, तो इसको बोल देंगे हेप्टेन। इधर आ जाओ, इसमें ये हमारे पास चेन हो जाएगी ब्रो, ये हमारे पास हो जाएगी चेन, दिस विल बी योर चेन। पता नहीं चेन की विजिबिलिटी मेरे को तो कम सी लग रही है, अरे हमें भी कम ही लग रही है सर, ठीक है ना, फिर तो ऐसे कर लेते हैं। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। 4 पे जो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है
चेन से जुड़ने के बाद ये 3 तरफ कार्बन से घिर चुका है, और जब 3 तरफ से कार्बन से घिर चुका है तो इसको बोलेंगे टर्ट, है ना। और टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो इसका नाम आएगा 4 टर्ट बुटाइल। बट ये तो 7 ही कार्बन है, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, 7 कार्बन को बोल देंगे हेप्टेन। क्या बोल देंगे भाई, हेप्टेन बोल देंगे। क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अगर कभी भी साइक्लिक कंपाउंड आ गए उनका नाम कैसे करना है, बहुत इजीली हो जाता है यार। जैसे ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है ना प्रोपेन, और साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपेन। अब इधर ध्यान दीजिए, जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट अ 1 मिनट। कुछ उड़ा तो नहीं दिया, अरे बोंदू तू तो वैसे कर रहा है जैसे मेरे पीछे वो, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे पीछे वो। हाँ जी, तो भाई इसका नाम करना है 1 2 3 4 5, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोल देंगे, साइक्लो, और 5 कार्बन क्या बोल देंगे, पेंटेन। इधर आ जाओ, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर का फायदा होता है नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो Br और Cl कहाँ से करें, ऑब्वियसली Br का नाम होता है ब्रोमो, Cl का नाम होता है क्लोरो, तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, तो ब्रोमो पहले आ रहा है। 1 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, साइक्लिक स्ट्रक्चर को बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन। इधर आ जाओ, ये ब्रोमो है और ये 2 कार्बन है, इसे बोलते हैं इथाइल। ब्रोमो और इथाइल में से ऑब्वियसली ब्रोमो पहले आ रहा है, तो ब्रोमो को फर्स्ट पोजीशन दो, इसको देंगे सेकंड पोजीशन, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 इथाइल, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो फंक्शन डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है, OH से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं इसको ओल। बट कई बार ऐसा भी होगा कि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं बचेगी, और जब इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बचेगी तो इसकी सफिक्स यूज नहीं होगी, इसकी प्रीफिक्स यूज होगी, और जब इसकी प्रीफिक्स यूज होगी तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड को CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, अल बोलते हैं, बट कई बार इसको फॉर्माइल और ऑक्सो भी बोलते हैं। कीटोन्स को बोलते हैं, CO से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओन बोलते हैं, और जब इसकी प्रीफिक्स यूज होगी तो इसको बोलेंगे ऑक्सो। नाइट्राइल को CN से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम होता है इसका नाइट्राइल, बट जब इसकी सफिक्स यूज होगी तो साइनो। इथर्स होते हैं ROR, एल्कोक्सी अल्केन इनका नाम होता है, इनके सफिक्स नहीं होती क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं इसको ओइक एसिड, और अगर ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है कहीं पर तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी। ठीक है। अगर एस्टर है COOR, इसको बोलते हैं ओएट, और इसकी प्रीफिक्स होती है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एसिड हैलाइड जो होते हैं इनको बोलते हैं ऑयल हैलाइड, COX से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इनकी प्रीफिक्स यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे हेलो कार्बोनिल। अमाइंस, अमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अमाइन को अमाइनी बोलते हैं, और अगर ये प्रीफिक्स में यूज हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं अमीनो। अमाइड्स, अमाइड्स को CONH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाइड ही बोलते हैं इसको, बट अगर इसकी प्रीफिक्स यूज करें तो कार्बामोइल। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं नाइट्रो, नाइट्रो प्रीफिक्स में यूज होता है, सफिक्स में यूज नहीं होता। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड को SO3S से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं, बट अगर इसकी प्रीफिक्स यूज हो रही है तो इसको बोलते हैं सल्फो। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका सफिक्स में नाम क्या होता है, प्रीफिक्स में एक नाम क्या होता है, और कब इनकी प्रीफिक्स यूज होगी, कब इनकी सफिक्स यूज होगी, मैं आपको बताता हूँ। अगर अकेला है, मान के चलो एक चेन में अल्कोहल अकेला है तो उसकी सफिक्स यूज होगी, बट अगर एक चेन में एक से ज्यादा टाइप के फंक्शन ग्रुप आ गए, भाई अल्कोहल भी आ गया, एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, तो देखना पड़ेगा इन तीनों में से कौन जीत सकता है, ये हमें पता चलता है प्रायोरिटी ऑर्डर से। चलो, तो अच्छा रूल क्या होते हैं, पेरेंट चेन शुड कंटेन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स कम्स एट मिनिमम पोजीशन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स कम्स एट फर्स्ट पोजीशन, या फिर हम उसके मिनिमम पोजीशन देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसको करनी है सर, सब्स्टिट्यूएंट को वैल्यू करनी है, डबल बॉन्ड को वैल्यू करनी है, ट्रिपल बॉन्ड को वैल्यू करनी है, या फिर फंक्शनल ग्रुप को वैल्यू करनी है। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, गुरु बिना सक्सेस नहीं। सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को, फिर करते हैं बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर नॉर्मली। अच्छा, यहाँ पर हमें इसका नाम करना है भाई, तो सबसे पहले ये हमारे पास चेन हो जाएगी, है ना। OH लगा है, OH को क्या बोलते हैं, ओल। चेन में कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली ये एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, हमें कोशिश करने की हमारा फंक्शनल ग्रुप जल्दी आए, तो फंक्शनल ग्रुप जल्दी कहाँ से आएगा, यहाँ से 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले होता है। 4 क्लोरो, चेन में कितने कार्बन है, 5, पेंटेन, एंड 2 पे OH है, ओल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक और फंक्शनल ग्रुप है भाई, COOH। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनका कार्बन आपको चेन में इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। तो जब आप इसको चेन में इंक्लूड कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन 1 ओइक एसिड। इधर आ जाओ, ये हमारे पास हो गया, इधर ध्यान दीजिए, इधर ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है भाई, और कोशिश करने की चेन बड़ी भी हो तो ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे इथाइल भी है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले होता है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, 2 इथाइल 2 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेन, एंड CHO को क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। अमाइंस का नोमेनक्लेचर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अमाइंस के नोमेनक्लेचर में ना सबसे पहला काम होता है आपका चेन सेलेक्ट करना। चेन कोशिश करो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आ जाए या ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड आ जाए। यहाँ पर ये हमारे पास होगी चेन, ठीक है। जब ये चेन हो गई है
तो ये भाई साहब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट चेन पे नहीं लगे हुए, ये दोनों लगे हुए एन पे, तो इसका नाम होगा एन एन डाइमिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन, एंड एन को अमाइन बोलते हैं। इधर आ जाओ, इसका नाम क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोल देंगे, 1 2 3 3 कार्बन है, तो प्रोपेन एंड 2 पर कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 फोन। नेक्स्ट, अगर चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, जैसे इस चेन में 3 कार्बन और लगातार 3 कार्बन पे OH है, इसको क्या बोल देंगे, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 और 3 जगह पर OH है, ट्राईओल। इसका ना कॉमन नेम भी बहुत फेमस होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेटा ग्लिसरोल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरोल। अगर कभी ऐसा हो जाए लगातार 2 कार्बन है और उन लगातार 2 कार्बन पे OH लग गए, इसको क्या बोल देंगे, इथेन। 1 पे और 2 पे 2 OH है, इथेन 1 2, 2 OH को क्या बोल दूंगा मैं, डाईओल, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ग्लाइकोल। क्या बोल सकते हैं लोग इसको, ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं। आगे आ जाओ, इसका नाम करना है, ये चेन हो गई। अच्छा, एक COOH कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, आपने बोला सर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को चेन के अंदर ही इंक्लूड करना है। यस बिल्कुल, मैंने ऐसे बोला, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को चेन में ही इंक्लूड करना है। बट यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, तीनों को तो आप चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। जब तीनों को चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते तो तीनों को चेन से बाहर कर दो, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। जब तीनों चेन में नहीं आ सकते तो तीनों को चेन से बाहर फेंक दो, तो तीनों चेन से बाहर चले गए, तो 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3, और जब COOH चेन के बाहर होता है ना, उसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम होगा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर आ जाओ, ये चेन हो गई, CHO तीनों चेन में नहीं आ सकते तो तीनों को चेन के बाहर कर दिया, प्रोपेन 1 2 3, और CHO का नाम होता है, अगर वो चेन के बाहर है तो कार्बल्डिहाइड बोलते हैं उसको, ट्राई कार्बल्डिहाइड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर नोमेनक्लेचर ना थोड़ा वाइब नहीं दे रहा। देखो बेटा, हम कोशिश करें कि 40 मिनट में पूरी ऑर्गेनिक करनी है, और जबकि ये बनती है हमारी लगभग 3-4 घंटे की वीडियो। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना दूंगा, वन शॉट, जिसमें पूरी ऑर्गेनिक को बहुत डिटेल में करा रखा होगा, बट तुम्हारे कमेंट्स मैटर करते हैं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, ये चेन हो गई, ये चेन हो गई। नंबरिंग 1 2 3 4 हेक्सेन, 2 पे और 4 पे C डबल बॉन्ड O है, कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको बोल देंगे हेक्सेन 2 4 डाईओन। अच्छा, अगर कभी हमारे पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाए, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, वो अलग अलग नेचर के हों। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है बेटा COOH की, फिर होती है SO3H, फिर होती है COOR, COCl, CONH2, देन CN, CHO, CO, OH, SH। अरे ये क्या गया, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, OH, NH2, OR, X एंड NO2। सबसे ज़्यादा ये दोनों एसिड है, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है एसिड की, फिर होती है एसिड के डेरिवेटिव की, फिर होती है ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्राइल ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, फिर डबल बॉन्ड वाले, एल्डिहाइड कीटोन डबल बॉन्ड वाले होते हैं, फिर अल्कोहल, अमाइन, इथर, फिर डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है, फिर होती है भैया ट्रिपल बॉन्ड की। नींद के नशे में लिख रखा है मेरे को लगता है मैंने। देख रहा है विनोद, कैसे काम चोरी की जाती है, रफ करने का मन ही नहीं करता भाई साहब का है। सबसे ज़्यादा वैल्यू की जाती है एसिड की, फिर वैल्यू की जाती है एसिड के डेरिवेटिव की, फिर ट्रिपल बॉन्ड वालों की, फिर डबल बॉन्ड वालों की, फिर अल्कोहल, अमाइन, देन इथर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से वैल्यूज होती हैं। तो जैसे यहाँ पर आ जाओ, इधर किसकी वैल्यू आएगी, ये डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो भैया ये हमारी हो जाएगी चेन, ठीक है। तो वैल्यू इसकी है, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी है, इसकी प्रीफिक्स यूज की जाएगी। तो OH को ओल बोलते हैं, बट इसको हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। तो बेटा 2 पे हमारे पास मिथाइल है और हाइड्रोक्सी है, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, अब फंक्शनल ग्रुप ये है। एक जंगल में एक ही राजा शेर बनेगा, बाकी शेरों को उसकी प्रजा बन के रहना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये भाई साहब प्रजा का काम कर रहे हैं। तो 3 पे हाइड्रोक्सी है, देन 3 पे मिथाइल है, और चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ओन। अब इधर आ जाओ, इधर COOH भी है, C डबल बॉन्ड O भी है। सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं एसिड्स, तो भाई साहब की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो C डबल बॉन्ड O, जो कीटोनिक भैया है उनका नाम हो गया है ऑक्सो। ऑन नहीं, ऑन तब होता है अगर वो फंक्शनल ग्रुप होता है, बट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्सो, अल्फाबेटिकल रूप में ऑक्सो, देन ऑक्सो तो बाद में आता है ना, 3 मिथाइल 2 ऑक्सो, चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइक एसिड। अब इस पे आ जाओ, ये आ गई भैया चेन। अब इन सब में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल और NH2 में से आपको दिखाई दे रहा है, OH और NH2 में से OH पहले आता है, तो OH को पहले कर देंगे भाई, OH मेन है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो प्रजा बन जाएंगे, ये दोनों, इसको क्लोरो बोलते हैं, और NH2 को अमाइन बोलते हैं अगर वो फंक्शनल ग्रुप होता, बट अब इसको अमीनो बोलेंगे, तो नाम क्या होगा, 3 पे अमीनो, 4 पे क्लोरो, 3 अमीनो 4 क्लोरो, चेन में कितने कार्बन है, 5, पेंटेन, 2 पे OH आ गया होल। इधर आ जाओ, ये चेन हो गई, इसमें ज़्यादा मेन कौन है भाई, इसमें ज़्यादा मेन है CHO, एल्डिहाइड, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, और डबल बॉन्ड होता है इसमें, तो भाई साहब ये हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4 5,
OH सब्स्टिट्यूएंट है, OH सब्स्टिट्यूएंट इसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं, इसे मिथाइल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाईहाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एंड पेंटेन पे CHO है, पेंटेन अल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं भाई। रात के अभी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जो तुम्हारी मैम मुझे घूर के देख रही है कि बनाई जाएगी रात 10 बजे, बना देनी चाहिए। आता हूँ मैं, कंप्लीट होने वाला है चैप्टर। चलो, तो बेंजीन है भाई, बेंजीन के ये होता है, बेंजीन बोलते हैं यार इसको, है ना। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, या फिर रिंग लग जाए तो भी इसको बेंजीन ही बोल दिया जाता है। बेंजीन पे अगर एक बॉन्ड लग जाता है ना तो इसका हाइड्रोजन कम हो जाता है। 2 बॉन्ड लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। जैसे बॉन्ड लगा C6H5, 2 बॉन्ड लगे C6H4, इस तरह से होता है, ठीक है। तो जैसे इस पर एक बॉन्ड लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। बेंजीन पे Cl लग गया, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे Br लग गया, इसको बोल देंगे ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, एक बात याद रखना यार, ये है जैसे बेंजीन पे ना एक ग्रुप लगा होना एक नॉर्मल बात है, एक ग्रुप तो लग सकता है, बट अगर एक से ज़्यादा ग्रुप है, 1 2 पे लग गया, इसके लिए एक वर्ड याद रखो, ओमपुरी। याद रखना है, ओमपुरी। सेकंड पोजीशन पे लग गया ऑर्थो, थर्ड पे लग गया मेटा, फोर्थ पे लग गया पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, कैसा कहना चाह रहे हो सर? जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका नाम कर दो यार, ये Cl है, ये Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 4, दो जगह पे Cl को क्या बोल देंगे? डाई क्लोरो बेंजीन, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन, या फिर इसको मैं क्या बोल दूंगा? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कभी CH3 लग जाए, मिथाइल बेंजीन, या फिर इसको टोलुइन बोल सकते हैं। बेंजीन के ऊपर OCH3 लग जाए, मिथोक्सी बेंजीन, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे एनिसोन। बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाए, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर OH लग जाए, फिनोल। बेंजीन के ऊपर COCH3 को बोलते हैं एसिटोफिनोल। बेंजीन के ऊपर COH को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर CHO को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और भी बहुत सारे नाम होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में इतने से ही हैं, बाकी जितने कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे वो नोमेनक्लेचर साथ ही साथ हम लोग देखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का सिंपल सा फंडा होता है, विच हैव सेम फॉर्मूला, बाकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकते हैं और उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। तो आइसोमर कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर की। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसे कहते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे हम बात करते हैं चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होगा? डिफरेंट चेन होगी, या कह लो डिफरेंट स्केलेटन ऑफ कार्बन चेन होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर, अच्छा ये सारे ना स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर के 6 टाइप होते हैं: चेन, पोजीशन, मेटामर्स, फंक्शनल, टोटोमर्स एंड रिंग चेन। ठीक है, ये सारे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर की खास बात होती है कि उनका नाम भी डिफरेंट होता है। अगर नाम डिफरेंट बनना तो आप कह सकते हो कि यस ये चेन आइसोमर है, और सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और उसकी पहली कंडीशन क्या होती है? फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखो, चेन आइसोमर जिसमें कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होगा, है ना। इधर ध्यान दीजिए, ये कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सीधी चेन हो गई, है ना। इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग आ गई, इसमें और ब्रांच आ गई। IPC नेम करें तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बट अगर इसका नॉर्मल नेम करना चाहते हैं हम, अगर मैं इसको कॉमन नेम करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसको बोला जाएगा नियोपेंटेन। अच्छा, पोजीशन आइसोमर्स किसे कहते हैं? दोज आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। जैसे बेटा इसकी बात करो, ये है हमारे पास, अगर आप ध्यान दो, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो ये है प्रोपेन 1 ओल। इसमें सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, ये है प्रोपेन 2 ओल। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? ब्यूट 2 इन, सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, और इसका नाम क्या है? ब्यूट 1 इन, फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। याद रखिए, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन डिफरेंट होती है। आगे चलो, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर किसे कहेंगे? विच हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला सेम होता है। जैसे आप इसकी ध्यान दो, CH3CO CH3, और ये है CH3 CH2 CHO। अगर आप इन दोनों का फॉर्मूला चेक करो, दोनों में कार्बन कितने हैं? कार्बन है इसमें 3 3, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें 3 और 3 6, इसमें 3 2 5 और 1 6। बट अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोनिक, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनॉल, CH3 CH2OH, ऑक्सीजन को बीच में लगा दिया, CH3O CH3, मिथोक्सी मीथेन। इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है ईथर, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? डिफरेंट कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है O, इसके दोनों साइड में अगर मैं ध्यान दूं तो 2 कार्बन वाली चेन है, और इसमें ध्यान दो तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसको बोलते हैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रिजिंग मतलब जिसके 2 तरफ चेन होती है। तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे, इस तरफ कितने कार्बन की चेन है? 3, और इस तरफ कितने कार्बन की चेन है? 1। तो मेटामर्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन की चेन डिफरेंट होगी। जैसे इधर ध्यान दो, यहाँ पर ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। इस तरफ कितने कार्बन की चेन है? 3, इस तरफ 2, इसमें 1, और इसमें इस तरफ कितनी है? 4। फॉर्मूला तो सेम ही है। अगर ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की चेन डिफरेंट है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? मेटामर्स बोल देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटोमर्स। टोटो हम्म हम्म मम्मा गाली बोल रही है आपको? हम्म पिटाई कर दो मम्मा की? मेरा छोटा सा काकू पापा की है, तो जाए यहाँ से। आपको इसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बहुत प्यारा बोल रही है ये। चलो इधर ध्यान दीजिए, टोटोमेरिज्म किसे कहा जाता है? सेम कंपाउंड बट हाइड्रोजन मूव एंड डबल बॉन्ड शिफ्ट। देखिए टोटोमेरिज्म कहाँ पर देखने को मिलता है? कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलता है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब रिएक्शन इसमें चलती रहती है, हाइड्रोजन और बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, CH3CO CH3 है, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसके पास हाइड्रोजन जो होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है ऑक्सीजन की तरफ, और इसका बॉन्ड आ जाता है इधर। हाइड्रोजन और बॉन्ड की माइग्रेशन हो जाती है, तो हमारे पास अगर आप ध्यान दो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बन के आ गया। CH3H चला गया इधर और डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है रिंग चेन। रिंग चेन का मतलब क्या होता है? जिसमें रिंग भी हो और चेन भी हो। रिंग का मतलब होता है ओपन चेन भी हो और क्लोज चेन भी हो। जैसे इसमें ध्यान दो, ये लिखा भी गया, दोज कंपाउंड विच हैव ओपन एज वेल एज क्लोज स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 कार्बन की क्लोज चेन है। अगर आप इसको फॉर्मूला देखोगे C3H6 है, और यहाँ पर 3 कार्बन की ओपन चेन है। ये मत बोलना सर इसमें सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, ये हो सकता है, ठीक है। बस आप ये देखो कि एक ओपन स्ट्रक्चर है और एक क्लोज स्ट्रक्चर। आगे मूव करो, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए स्ट्रक्चर आइसोमर जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्टीरियो आइसोमर जिसकी ना स्पेस में पोजीशन डिफरेंट होगी ग्रुप्स की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इसके पास इधर ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो इसमें सिस ट्रांस होता है। सिस ट्रांस का मतलब कहता है अगर सेम ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे है, सेम साइड है, तो उसे बोलेंगे सिस, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसे बोल देंगे ट्रांस। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके सेम ग्रुप इधर सेम साइड है ना, और इसमें देखो ये हमारे पास है डबल बॉन्डेड कार्बन, है ना, और इसमें जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड है। जैसे एच इधर है, और अगर मैं बात करता हूँ Cl इधर है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसे बोलते हैं सिस, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, वेरी बैड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो उसे बोलते हैं ट्रांस। एक वर्ड आता है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर की बहुत सारी कंडीशन होती हैं। ऑप्टिकल आइसोमर को हम लोग एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं एनेंशियोमर? जिनकी मिरर इमेज डिफरेंट बनती है। कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? जैसे कि कार्बन है, इस कार्बन ने सारे बॉन्ड अगर अलग अलग ग्रुप के साथ बना रखे तो इसे बोलते हैं कायरल, और अगर किसी ने सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ नहीं बना रखे, जैसे HCl Br, तो ये होता है अकायरल। ये होता है अकायरल। तो हम कायरल की बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कायरल होना चाहिए। इस कार्बन ने सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ बना रखे हैं, एक H के साथ, एक F के साथ, एक Cl के साथ, एक Br के साथ, तो ये कायरल है। मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, जब मैं इसको मिरर के सामने रख दूंगा ना, तो मिरर में क्या होता है? लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट, तो जो Br इसका राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो H इसका लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। तो मिरर इमेज डिफरेंट हो जाती है। इस मिरर इमेज को कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऐसे सब्सटेंस जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म आते हैं भाई। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है? एक सबस्ट्रेट होता है, रिएक्टेंट होता है, उस पर कोई रिएजेंट अटैक करता है तो हमारे पास बनता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट थोड़ी देर बाद हमारे पास प्रोडक्ट बना देता है। अब रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमने बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, इसे बोलते हैं फिजन या ब्रेकिंग, है ना। 2 तरह का फिजन हो सकता है, होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक का मतलब क्या होता है? होमो कि भैया 2 एटम है, इन्होंने बॉन्ड बना रखा है, दोनों की पावर सेम है, तो ये क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसको बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना। और यहाँ पर हमारे पास बनते हैं फ्री रेडिकल। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मूव टू ईच फ्रेगमेंट, हर एक के पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। एक होता है हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक फिजन कब होता है? कि अगर ना उनकी पावर में डिफरेंस है। जैसे इधर ध्यान दो, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, कार्बन और ए में से मान के चलते हैं ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक्टिव का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में पावरफुल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और ए पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है इसे बोलते हैं कार्बोकटायन। जैसे सी और बी का बॉन्ड है, मान के चलते हैं यहाँ पे बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस पावरफुल है, इट मींस कार्बन ज्यादा पावरफुल है, और जो ज्यादा पावरफुल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, बी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है इसे बोलते हैं कार्बो अनायन, और यहाँ पर हमारे पास 4 स्पीसीज बन के आई हैं। क्लियर है? आगे मूव करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। ठीक है यार, आपने बॉन्ड फ्यूजन किया, रिएक्शन में कुछ बनेगा थोड़ी देर के लिए, अभी मैं बता के हटाऊँ कार्बोकटायन कार्बो अनायन क्या होते हैं। देखो जैसे CH3 और X है। अच्छा, कार्बोकटायन क्या होता है? अगर कभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो,
CH3 और X में से X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो X इसको अपनी तरफ खींच लेगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अच्छा कार्बन पे अगर अच्छा ये जो होता है ना कार्बोकेटाइन, ये बात याद रखना यार, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और प्लेनर इनकी शेप होती है। sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, प्लेनर इनकी शेप होती है। इधर आ जाओ। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इसका एक दोस्त इसकी हेल्प कर रहा है। ये कार्बन है, ये दो तरफ अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी। जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है अगर वो तीन तरफ कार्बन से घिरा होता है उसे बोलते हैं टर्सरी। इसके तीन दोस्त इसकी हेल्प कर रहे हैं। ये कार्बन पे पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इसके तीन दोस्त इसकी हेल्प कर रहे हैं, मजे हैं। इसके दो दोस्त इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसका एक दोस्त इसकी हेल्प कर रहा है। तो सबसे ज्यादा मजे किसके हैं? कार्बोकेटाइन जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है उसे जोड़ता है इलेक्ट्रॉन्स की। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इसके तीन दोस्त इसकी हेल्प करें। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मजे इसके हैं। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन में, टर्सरी की, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। नेक्स्ट आते हैं कार्बो अनायन। तो जैसे ये है CHHMgI, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। तो कार्बन ने इसको अपनी तरफ खींच लिया इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है। एक तरह से हम कह सकते हैं, रिच तो क्या ही हुआ है, वैसे भी स्टेबल हुआ है, बट हम कह सकते हैं यार नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा ये जो भाई साहब होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और उनकी जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है। कम टू द पॉइंट। CH3 CH2 नेगेटिव, ये है हमारे पास। अगर कार्बन पे नेगेटिव होता है इसे बोलते हैं कार्बोनाइन। ये एक अल्काइल ग्रुप है, इधर दो अल्काइल ग्रुप है, इधर तीन अल्काइल ग्रुप है। अगर कहीं पर एक अल्काइल ग्रुप है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। अगर कहीं पर दो अल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी, और इसको बोलते हैं टर्सरी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन से ना रजा हुआ है। हरियाणवी में रजा हुआ या पंजाबी में रजे हुए का मतलब होता है कि इसका पेट भरा हुआ है। अब इसके तीन दोस्त इसको खाना खिला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खिला रहे हैं। मजा आएगा इसको। ये भरा हुआ है, इसका पेट भरा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं है, और तीन दोस्त इसको खिलाएंगे। अब मजा किसको आएगा? जिसको सबसे कम दोस्त पार्टी दे रहे हैं। तो कार्बो अनायन के केस में प्राइमरी सबसे स्टेबल होता है, टर्सरी सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। आ जाओ फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल भी मैंने बताया था, जैसे ना कार्बन कार्बन है, अगर मैं इसके बॉन्ड को क्लीव करूं तो दोनों की पावर सेम है, इसको फिशुक बोलते हैं। तो इस कार्बन पे भी डॉट आ जाएगी, ओड आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी जो कार्बन होते हैं ना वो भूखे रह जाते हैं। ठीक है। जैसे एक कार्बन है, फ्री रेडिकल है, ये एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ तो ये प्राइमरी। अगर ये दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी, और अगर ये तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ तो टर्सरी। भूखे हैं ये कार्बन। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा इसकी हेल्प हो रही है। तो सबसे ज्यादा हेल्प किसकी हो रही है? सबसे ज्यादा मजे किसको आ रहे हैं भैया? टर्सरी वाले को। याद रखिए कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल भूखे होते हैं, तो अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसकी उतनी हेल्प होगी। कार्बो अनाइन किसे कहते हैं? जो रजा हुआ है, उसके अल्काइल ग्रुप उसको अनस्टेबल करते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास है रिएक्शन इंटरमीडिएट और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। याद रखिए जो हमारे पास भाई साहब है फ्री रेडिकल जी, ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे पास होते हैं भैया अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में सबसे पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल। फाइल वर्ड का मतलब होता है केमिस्ट्री में लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है। और इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा? जिसपे खुद पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो ये भाई साहब हमारे पास लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई नेगेटिव से लव कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। न्यूट्रल भी हो सकते हैं लाइक AlCl3। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियस लवर, जो न्यूक्लियस से लव करते हैं, पॉजिटिव से लव करते हैं। पॉजिटिव से लव करते हैं तो इट मींस खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा ना। न्यूक्लियोफाइल को इस तरह से दिखाते हैं, जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, अटैक करती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे, और क्योंकि डोनेट करती हैं इलेक्ट्रॉन तो ये हमारे पास लुईस बेस होते हैं, है ना। और चार्ज की बात करें तो चार्ज हो सकती हैं Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, Rc डबल। न्यूट्रल भी हो सकते हैं H2। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ऑब्वियसली वो डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लोन पे है तो ये डोनेट कर देंगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, या इफेक्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहली बात मैं बताता चलूँ, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। इसमें होता क्या है? परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग अ सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। और किस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। इट क्रिएट्स अ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दो तरह का हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है भाई। एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? याद रखिए, ग्रुप दैट पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ। जो इलेक्ट्रॉन्स को, ग्रुप दैट पुश, हाँ पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को। हम्म ये तो थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, मैं सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, शायद ना ये थोड़ी सी अजीब सी डेफिनेशन होगी। देखो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जब वो डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बाजू में कार्बन होगा उस पर हल्का सा नेगेटिव।
इसी कार्बन देखेगा मेरे भाई को एकदम से क्या हुआ, तो बोलेगा यार एक दोस्त है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए मेरे पे हल्का सा नेगेटिव आ गया, तो क्या थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दे दे, और इस तरह से ये बोलेगा थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दे दे। इस तरह से चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज शिफ्ट होता है, समझो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बाजू वाले पे कौन सा आएगा, हल्का सा नेगेटिव, पड़ोसी पे टेल का मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत 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 थोड़ा सा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, पुल करता है अपनी तरफ, है ना, खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव, पड़ोसी पे कौन सा आएगा पॉजिटिव, और उसका पड़ोसी देखेगा अरे मेरे भाई पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं भी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, तो इस पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे जाके। ये हमारे पास होता है प्लस आई, और ये होता है हमारे पास माइनस, ठीक है। और माइनस आई में क्या होगा ऑर्डर, CF3NO2CN COOH FCl Br I, तब इनकी पावर स्ट्रेंथ है। और इसमें सबसे पावरफुल कौन होता है, जितना बल्कि एल्काइल ग्रुप होता है ना उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, एक टेम्परेरी इफेक्ट है, वो कहां पर ऑपरेट करता था, सिग्मा बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में, ये कहां पर ऑपरेट करता है, पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड, और ये तभी आता है जब अटैकिंग रिएजेंट आए। दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होंगे भाई, एक होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और एक होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मैं आपको समझाता हूँ। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट है, जैसे आपके सिबलिंग्स होते हैं ना, जो आपके सिबलिंग्स बोल देंगे ना छोटे भाई बहन को या कुछ और, जो घर में रहते हैं, पॉसिबल आपको उन पे प्यार आता है, पॉसिबल आपको उनको गुस्सा आता है, बट क्योंकि वो सगे भाई बहन है तो हर टाइम आपके साथ रहेंगे, हर टाइम गुस्सा प्यार वाले माहौल बना रहेगा, तो ये परमानेंट है। टेम्परेरी क्या होता है, जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, पॉसिबल आपको अच्छे लगते होंगे, पॉसिबल आपको बुरे लगते होंगे, बट वो कभी कभी आएंगे, जो कभी कभी आएंगे तो टेम्परेरी है ना। तो भैया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो टेम्परेरी है। देखिए जैसे यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक H पॉजिटिव आ गया, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब इस H पॉजिटिव को किधर जुड़ना चाहिए, ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ता है, तो इधर जुड़ गया, और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बचा रह गया, ऑक्सीजन का नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ। अब आ जाते हैं नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे, जैसे है C डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा पावरफुल है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये C ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। अब जो CN नेगेटिव है वो किधर लगेगा भाई बताओ, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पे लगेगा, तो CN नेगेटिव इधर लग गया, और इसने इसके पॉजिटिव नेगेटिव को, और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जब पॉजिटिव ग्रुप अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नेगेटिव ग्रुप अटैक कर रहा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को छोड़ के सारे इफेक्ट परमानेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुप जो होते हैं परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड। अब ये कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम बेटा ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई। अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन बन रही होगी ना, पाई होगा, पाई मतलब डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड, कुछ भी अगर ऐसा आ गया तो बेटा जी क्या होगा, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी यार भाई का फोन आ गया था, ठीक है। अब देखो जैसे क्या यहाँ पे कंजुगेशन है, पॉजिटिव रेजोनेंस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये है बेंजीन, ठीक है, ये है पाई बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर, और इधर है पाई बॉन्ड, क्या कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन है, तो लोन पेयर आगे चलेंगे, पाई बॉन्ड आगे चलेगा। याद रखिए इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, अगर आप ध्यान दो ये आगे चलेंगे, ठीक है। या फिर इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा, अभी के लिए इतना याद रख लो कि ठीक है, ये कंजुगेशन होती है जब लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस। और नेगेटिव रेजोनेंस में क्या होगा, जैसे कि एक ग्रुप, अच्छा क्या यहाँ पे कंजुगेशन दिख रही है आपको, पाई सिग्मा पाई। अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उसके पास पाई बॉन्ड है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है उसके पास पाई बॉन्ड है, तो ये होती है नेगेटिव रेजोनेंस। बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, देखो ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, अगर उसके पास, आता हूँ तो अगर किसी के पास अभी आता हूँ, अगर किसी के पास लोन पेयर है, अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वो पॉजिटिव रेजोनेंस होती है, और अगर किसी के पास पाई बॉन्ड है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उसके पास पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर नेगेटिव रेजोनेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, बेकर नाथन इफेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं।
होता क्या है समझिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिग्मा बॉन्ड, यूजुअली सीएच बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, कहां से होंगे, एक सीएच बॉन्ड इनटू एडजेसेंट एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल, गिविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। समझना, मैं इसको अगले पेज पे समझाता हूँ। जैसे कि बेटा ये ओ वेरी बैड, ये है सी, ये है एच, ये है एच, ये है एच, इधर है मेरे पास CH2 पॉजिटिव। समझना, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। इसके पड़ोसी के हाइड्रोजन इसकी हेल्प करने को आएंगे, तो इस भाई ने इसकी हेल्प कर दी, इसने अपने बॉन्ड को भेज दिया इधर। तो बेटा क्या हो सकता है, ये सी, ये एच, ये एच, जब ये बॉन्ड को इधर भेजेगा ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और इस एच पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये भी इधर आ सकता है, ये बॉन्ड भी तो आ सकता था, ये ऐसे रह जाए CH H, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और इधर आ जाएगा H पॉजिटिव। पॉसिबल तो ये भी है कि ये H हेल्प कर दे। ये H हेल्प करने क्यों आ रहे हैं भैया, अगर सबसे ज़्यादा इंसानियत कहीं जिंदा है ना तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिंदा है, हर एक दूसरे की हेल्प करने को जाते हैं। तो इसकी हेल्प करने को आया ये वाला हाइड्रोजन, अब दो दो आराम से बैठे रह गए। ठीक है, ये आ गया H पॉजिटिव, इसने इसकी हेल्प कर दी, इसने अपना बॉन्ड इधर भेज दिया, ये हो गया डबल बॉन्ड CH2। भैया जब ये अपना बॉन्ड भेजेगा तो पॉजिटिव चार्ज खुद लेना पड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इनको बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और किस पे डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर, अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये अजीब सा सिस्टम है, इसे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन और इसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसके पास जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, यही होता है कि CH बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे कर लो यार। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, भाई एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये ज़्यादा आप लोग हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ोगे, उस टाइम आपको डिटेल में करा दूंगा। तो भैया ये था हमारे पास सारे का सारा चैप्टर। स्टिल कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। और ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। बहुत ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।